जय हिंद साथियों। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यदि अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ठीक है। जुड़ गए हैं तो और अच्छी बात है। और आज हम एक नए सेशन के साथ आए हैं आपके साथ। जैसे कि हम बताए थे, नए नए चीज़ों को सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आज देखिए, आप सबको पता होगा कि एसएससी जो है वो अपना एग्ज़ाम कैलेंडर हमेशा पहले ही जारी कर देता है। जैसे अभी 2025 चल रहा है तो 2025-24 का एग्ज़ाम कैलेंडर एसएससी ने जारी कर दिया है। इसमें हम अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग एक नए सेशन की शुरू करेंगे। इसमें देखिए 5 नंबर पे देख रहे होंगे, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025 लिखा है। यानी ये सीजीएल है। सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी सबका जारी कर दिया है। हम जो अभी जिसका शुरुआत कर रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं। ये आपका नोटिफिकेशन देगा 22 अप्रैल 2025 को। और इसका प्रोसेस कब पूरा कर देगा, वो क्लोजिंग डेट कब देखा है, 21 मई 2025 को। एग्जाम का भी दे रखा है, मंथ ऑफ एग्जाम जून या जुलाई 2025 में लेगा वो। पहले से सीखना पड़ेगा, चीज़ों को सीखेंगे समझेंगे। हम उसका एक सेट प्रैक्टिस लेकर के आए हैं। सेट प्रैक्टिस अपने से नहीं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं 2024 में। अब सबको पता होगा कि कोई भी हो एग्ज़ाम, कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का बहुत बड़ा योगदान रहता है। लगभग 70-80% तो सारे वहीं से ही आते हैं। हम उसी सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे और अच्छी से। इस तरह से नहीं सीखेंगे कि बस ए बी सी मारते जाओ भागते जाओ, नहीं। थोड़ा सा समय लगेगा, है ना। क्या है कि थोड़ा सा ये मेरा आदत भी है चीज़ों को अच्छे से सीखना और समझाना। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए तो आप 2 गुना स्पीड पे 3 गुना स्पीड पे देख लीजिए। लेकिन हाँ, चीज़ों को सीखिए थोड़ा सा, है ना। सीख करके चला जाएगा तो और अच्छा रहेगा। ABCD मारने से कुछ फ़ायदा है नहीं। हम यहाँ पे फुल डिटेल्स पढ़ने आए हैं, यहाँ पे चीज़ों को समझने आए हैं, सेट का एनालिसिस करने आए हैं। एक एक चीज़ तोड़ के सीखना है ना। ये ना कि ABCD मारते चले तो फिर हमारा यहाँ पे सेशन कराने से फ़ायदा क्या। वो तो आप घर पे भी मार सकते थे ABCD, है ना। तो उसके लिए देखते चलना है। देखिए, आज जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो SSC CGL 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब भाई? 9 सितंबर 2024 का शिफ्ट 1 का। आपको पता है SSC 2-3 शिफ्ट में एग्जाम ले रहा है। इस बार 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है SSC का। तो उसी में से एक शिफ्ट है 9 सितंबर 2024 का, जो शिफ्ट 1 का है। आते हैं पहले क्वेश्चन पे, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को, है ना। और अच्छे से चीज़ों को सीखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें से कि निम्न में से कौन सी ऐसा निष्कर्ष है। ऑप्शन दे रखा है 4 गो। आप ऑप्शन को देख के बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन ये पर्याप्त है कि त्रिभुज सर्वांगसम है। ठीक है। आप जब ज्योमेट्री पढ़िएगा, एडवांस का पार्ट है ज्योमेट्री, तो उसमें दो पोर्शन आता है, एक समरूप और एक सर्वांगसम। दोनों सुनने में तो नाम सिमिलर लग रहा है लेकिन है नहीं, है ना। सर्वांगसम के बारे में जब आप पढ़िएगा तो वहाँ पे क्लियर लिखा है, या फिर पढ़िएगा तो जानिएगा समझिएगा क्या, कि ये त्रिभुज सर्वांगसम तभी होगा जब उसके तीनों भुजा बराबर होगा, साइड साइड साइड। इसका मतलब कि अगर संगवासम करना है तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब आते हैं और कोई और भी उसमें बहुत सारे कंडीशन है। साइड एंगल साइड भी होता है। कंडीशन ये है कि एंगल जो है दोनों का, जैसे 2 गो साइड है तो यही एंगल होना चाहिए, कॉमन उसका बोलते हैं। ठीक है। अभी इसको समझते हैं। 2 गो ट्रायंगल है, मान लीजिए। ये बोल रहा है कि इनमें 2 समान भुजाएं हैं। मान लीजिए ये भुजा है 5 और ये भुजा है 7। ये भुजा कितनी है, 7। इसमें भी मान लेते हैं ये भुजा कितनी है, 5, और ये भुजा कितनी है, 7। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वो रहता था परिमीटर समान हो। परिमीटर यानी परिमाप समान हो। परिमाप आप जानते हैं, किसी भी एंगल, ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, दिए गए साइड का सम जोड़ दीजिए, आप क्या निकल जाएगा, परिमाप। इसमें पेरीमीटर किसी का नहीं दिया, हम अपने से एक मान रखते हैं। ठीक है। मान लेते हैं इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितने हैं भाई, 20। तो इस ट्रायंगल का भी पेरीमीटर कितने होगा, 20, क्योंकि दे रखा है कि परिमाप क्या है, दोनों का समान है। और दोनों भुजा भी क्या होगा, समान होगा। हम जांच कर रहे हैं कि क्या साइड 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 बराबर है कि नहीं, भुजा भुजा भुजा। अगर ये बराबर होगा तो त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है ना। तो अगर इसका पेरीमीटर 20 है और दो भुजा हमको 7 5 कितने हो जाएगा, ये दोनों का योग कितना होगा, 12। तो ये कितने होगा, 8। 8 कहाँ से आया, ये दोनों का योग कितना होगा, 12। तो ये कितना होगा, 8। जैसे ही ये साइड 8 हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी पेरीमीटर कितने हैं भाई, 20। और ये दोनों का सम 12 है, तो ये ऑटोमेटिक कितने हो जाएगा, 8। इसका मतलब ये हुआ कि सर तीनों साइड साइड क्या हो गया, ऑटोमेटिक बराबर हो गया। यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 सही है। यदि दो त्रिभुज की भुजा दो को क्या हो, बराबर हो और परिमीटर समान हो, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समासम हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए,
एसएससी को ये पता है कि वो सारे क्वेश्चन को कैलकुलेटिव नहीं देगा। क्या है कि 60 क्वेश्चन है टोटल, अगर सेक्शन को मिला लिया जाए, मैथ का 25 ही रहता है, तो 60 क्वेश्चन को 100 मिनट में, 100 क्वेश्चन को 60 मिनट में अटेम्प्ट करना रहता है। अगर सारे को कैलकुलेटिव देगा तो बनेगा ही नहीं। 25 क्वेश्चन जो मैथ का पूछेगा उसमें से 25 नहीं, 2-4 ही क्वेश्चन ऐसा है जो कैलकुलेटिव देगा। आपको फंसना नहीं है, एक बार बने तो बने, नहीं तो आगे बढ़िए, ठीक है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कोशिश करिए कि पेन और पेपर उठाना ही ना पड़े, मौखिक ही बन जाए। जिससे देखिए इसमें कुछ है नहीं पर हम बनाएंगे, हम तो एक्सप्लेनेशन करने आए हैं ना, चीज़ों को समझने, तो हमें तो सीखना पड़ेगा। आइए देखते हैं। जिससे देखिए एक क्लास है, एक परीक्षा हो रहा है जिसमें से लड़के हैं और लड़कियां हैं, बोले, और उसमें से 100 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है। तो अगर लड़कों की बात की जाए, लड़कों की अगर बात की जाए तो उस 100 नंबर में से अगर लड़के अलग हटा दिए जाए तो उन सारे लड़कों का लगभग लगभग कितने नंबर आया है भाई? 75 नंबर आया है। हम बोले ठीक। और अगर लड़की को अगर अलग अलग निकाल दिया जाए तो सारे लड़कियों का लगभग लगभग कितने नंबर आया भाई? 80 नंबर। हम बोले तो बोले कि सर यदि दोनों का एवरेज निकालिएगा, लड़का और लड़की यानी पूरे क्लास का अगर एवरेज मार्क्स निकालिएगा तो एवरेज मार्क्स कितने दे रखा है भाई? 78। हम बोले पूछना क्या चाहते हो? बोल रहे कितना बता दीजिए, उसमें लड़का और लड़की कितने हैं, अगर उनके अलग मार्क्स इतने हैं और एवरेज मार्क्स इतने हैं। सिंपल से इसका कॉन्सेप्ट होता है, एलिगेशन जब पढ़िएगा तो समझिएगा। ये सिंपल, ये जो एवरेज होता है ना, देखिए एक से बड़ा है तो एक से छोटा है, एलिगेशन यही होता है, एक से बड़ा होता है और एक से क्या होता है? छोटा। नहीं तो ये गलत है। सिंपल कॉन्सेप्ट, 80 में से बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाइए, इसके सामने लिख दीजिए कितना आएगा? 2। ये 78 में से 75 गया कितने? 3। इसका मतलब लड़का और लड़की का रेशियो जो है 2:3। उस क्लास में लड़के और लड़की कितने रेशियो में थे? तो 2:3। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई? ए। आगे बढ़ाते हैं। इस भी क्वेश्चन में कुछ है नहीं, हम बोल रहे हैं ना 20-25 क्वेश्चन में ऐसे ही देगा, 2-4 को ही सिर्फ देगा कैलकुलेटिव। जब पढ़िएगा ज्योमेट्री तो पता चलेगा, या फिर 10th में पढ़े होंगे कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। दे रखा है एक समबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं का योग 16 है। कितने भाई? 16। तो तीसरी भुजा पूछ रहा है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। दो भुजा 16 है, मतलब वो भी दोनों भुजाएं तो बराबर ही होंगी ना। तो 16 का अगर आधा करिएगा तो कितने होगा भाई? 8। ये भी 8। तो ऑटोमेटिक समबाहु त्रिभुज की तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी? 8। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये दे रखा है एक पाई चार्ट, इतना पाई चार्ट को पढ़ना नहीं है, सिर्फ मेन पॉइंट को पढ़िए, आगे बढ़िए। इसमें दे रखा है एक पाई चार्ट और बोल रहा है कि देखिए उपस्थित अनुपस्थिति का दिया है, किस वर्ष सभी केंद्रों के, यहाँ लिखा है किस वर्ष सभी केंद्रों के कुल अनुपस्थित लोगों की दूसरी सबसे अधिक संख्या थी। देखिए एक पाई चार्ट दे रखा है, इसमें से हमें कुल वैल्यू दिया है, यानी टोटल कितने लड़के हैं और उसमें से कितने प्रेजेंट है और कितने अब्सेंट है उसका डाटा दे रखा है। हम बोले तो हमें ये बताना है कि किस क्लास, जैसे PQR है ना, तो ये PQR किस वर्ष में सबसे ज़्यादा लोग अब्सेंट थे यानी अनुपस्थित थे, आए नहीं थे। देखिए यहाँ पे दे रखा है 5, 16, 17, 2016, 17, 18, 19, 20। सबको आपको डाटा नहीं निकालना है। ऑप्शन देखिए 18, 17, 18, 19 और 20 दे रखा है, इन्हीं चारों का हम जाँच करेंगे। जैसे हम देखें अगर कि ये दे रखा है 2017 में कि सर टोटल लड़के यानी टोटल लोग कितने थे उसमें? 50। उसमें से प्रेजेंट कितने थे? 45। तो हम बोले अब्सेंट, अब्सेंट का क्यों निकालना है? क्योंकि पूछ रहा है अनुपस्थित लोगों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या। तो अगर 50 को लड़का आया था, सॉरी टोटल 50 लोगों में से 45 को आया था, तो अब्सेंट कितने थे? 17 में 5। किस वर्ग से भाई? P वर्ग से। अब क्यू में देखते हैं कि 75 को टोटल लोग था जिसमें से 55 को आया था, तो अब्सेंट कितने था? 20 को। ठीक है। ऐसे ही आर में देख रहे हैं हम कि टोटल 45 में से 40 आ गया था, तो आर में कितने अब्सेंट था? 5। अगर ये तीनों का बात किया जाए 2017 में PQR से टोटल लोग कितने अब्सेंट थे भाई? तो 30। तीनों को ऐड करिएगा तो कितने हो जाएगा? 30। ऐसे ही P से फिर आते हैं किस में? वर्ष 2018 में, कि वर्ष 2018 में P वर्ग से कितने लोग टोटल थे? 64। आए कितने भाई? 60। अब्सेंट कितने थे? 4। Q से टोटल कितने थे? 65। आए कितने? 45। अब्सेंट कितने हो गए? 20। ऐसे ही R से टोटल लोग कितने थे? 65। आए कितने? 55। अब्सेंट कितने हो गए? 10। अगर टोटल ऐड किया जाए तो टोटल अब्सेंट कितने हैं भाई? तो 34। अब 19 में आते हैं। टोटल 19 में P वर्ग से 80 गो लोग था, उसमें से 69 आया, तो अब्सेंट कितने हो गए? 11। ऐसे ही Q वर्ग से 84 गो अगर था, 72 आया, तो कितने अब्सेंट हो गया भाई? 14, सॉरी 12। ऐसे ही R वर्ग से अगर 70 था, 62 गया, तो कितने हैं? 8।
इस सबको ऐड करिएगा तो 12 8 20 11 कितने भैया 31। आगे देखते हैं 2020 में देखते हैं 55 गो था पी वर्ग से और 44 आ गया तो कितने अपसेंट हो गया 44 10 54 यानी 11 गो अपसेंट है। ऐसे ही क्यू वर्ग से टोटल 80 था 66 आया तो कितने अपसेंट हुआ 14। आर वर्ग से कितने भाई तो 5 गो अपसेंट हुआ। इन सबको जोड़िएगा तो कितने हो जाएगा 14 5 19 31। इसका मतलब क्लियर दिख रहा है। देखिए कि सर 2018 में सबसे ज़्यादा लोग अपसेंट था 2018 में, लेकिन सबसे ज़्यादा अपसेंट नहीं पूछ रहा हमसे, दूसरा सबसे ज़्यादा अपसेंट दूसरा कौन है 31, यानी कि कितना होगा आंसर 2019। क्लियर है। ये सारा डाटा आपको अभी तो एक्सप्लेनेशन करा नहीं, इतना टाइम लग रहा है, आप इतना प्रैक्टिस करिए, पढ़ते पढ़ते फटाक फटाक मारिए कैलकुलेशन, आगे बढ़िए, ठीक है ना। आते अगला पॉइंट पे, अगले क्वेश्चन पे। देखिए एक डाटा दे रखा है हमको, बोल रहा है ना कि ये 6 से कटना चाहिए। जब आप डिजिबिलिटी का नियम पढ़िएगा तो उसमें बहुत सारा डिजिबिलिटी होता है, अभी 6 के बारे में बात करते हैं। तो उसमें आप पढ़िएगा तो पता चलेगा कि 6 से वही संख्या कट सकती है जो 2 और 3 से कटे, जो 2 और 3 दोनों से कटे वही संख्या 6 से कटेगी। इसका मतलब ये क्लियर है कि सर दिया गया डाटा 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी। 2 से वो संख्या कटती है जिसके आखिरी में सम संख्या हो, ठीक है, या फिर जीरो हो, जीरो रहेगा तो भी कट जाएगा। 3 से वो संख्या कटती है जो अंकों का योग 3 से कट जाए। जैसे ये अंक दिया है, इन सारे अंकों का सम अगर 3 से कट जाएगा तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। तब आगे बढ़ते हैं, पहले देखते हैं इसका सम है कितना। यहाँ पे तो हम इन चारों में से, अगर 2 का डिजिबिलिटी का नियम पढ़िएगा तो इन चारों में से कुछ भी के का मान रख दीजिएगा ना तो कट जाएगा, 0 2 4 6 कोई भी। अब 3 के बारे में जांच करते हैं, इन सबको ऐड करिएगा, 7 3 10 10 9 19 2 21 24 यानी 25। कितने आ जाएगा भाई 25। 3 से कटने का नियम है कि संख्या का योग 3 से कटना चाहिए, ये 25 से कटेगा नहीं, इसके आगे वाली जस्ट संख्या देखेंगे तो कितना है भाई 27। 27 जो है 3 से कट जाएगी। क्या ऑप्शन में 2 है? बिल्कुल 2 है। तो अगर इसमें हम 2 ऐड कर दें तो ये संख्या कितने हो जाएगी 27, जो कि 3 से क्या है कट जाएगा। यानी कि हम क्या ऐड करेंगे भाई 2, इसमें क्या ऐड करेंगे 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला फिर एक हमको पाई चार्ट दे रखा है डायग्राम वाला। इतना देखिए डायग्राम पढ़ना नहीं है ना, कभी कभी पढ़ना पड़ता है कभी कभी नहीं, कोशिश करिए पढ़े ना, ठीक है ना। पहले इसको समझते हैं क्या दिया है। देखिए इसको ध्यान से पढ़िएगा तो दे रखा है कि यदि कोई व्यक्ति, नीचे डायरेक्ट प्रश्न को पढ़िए, यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त तालिका में दिए गए 6 विषयों में से किसी न किसी द्वारा प्राप्त सभी उच्चतम अंकों को प्राप्त करता है तो उस छात्र द्वारा प्राप्त कुल परसेंटेज अंक ज्ञात करें। परसेंटेज में वैल्यू ज्ञात करना है। हम बोले किसका, तो किसी का, ये इतने नाम दिया है, किसी का ज्ञात करिए। हम बोले किसका, तो किसी का। वो ऐसा छात्र होना चाहिए जो हम मान के चले कि सारे विषय में हाईएस्ट परसेंटेज लाया है, सारे विषय में, फिजिक्स में केमिस्ट्री में जो भी है, मैथ में। हम बोले कैसे, समझिए थोड़ा सा। देखिए जैसे मान लीजिए गणित का एग्जाम हो रहा है तो गणित में इन सारे लड़कों में से सबसे हाईएस्ट परसेंटेज कितना है 100, सबसे हाईएस्ट परसेंटेज कितना है 100। तो ये कहना चाहता है कि अगर एक व्यक्ति सब में हाईएस्ट परसेंटेज लाया है, सब में हाईएस्ट परसेंटेज, इसमें 100%, तो हम बोले कि अगर केमिस्ट्री में किसी को हाईएस्ट परसेंटेज अंक दिखाना है तो कौन हाईएस्ट परसेंट लाया, फिर वही लाया है कितने परसेंट 80, मान लो हाईएस्ट परसेंट। अगर फिजिक्स में दिखाया जाए तो सबसे हाईएस्ट परसेंट कितना है भाई 90%। कोई व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा कितने हाई परसेंट ला सकता है 90। ऐसे ही फिजिक्स में कितना ला सकता है 85, फिजिक्स में 85 नहीं है, उससे भी ज़्यादा है, 85 से भी ज़्यादा कितना है 95। और ऐसे ही हिस्ट्री में कितना ला सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 90%। और कंप्यूटर साइंस में कितना ला सकता है भाई 90%। हमें ये नहीं बोल रहे हैं, हमें परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज टोटल निकालना होगा कि नंबर कितना है। जैसे देखिए अगर कोई छात्र 100 में 150 में से 100% अगर ला दे तो उसका नंबर कितने हो जाएगा, तो बोले सर कि 150 का 100% कितना होता है 150। अगर केमिस्ट्री में कोई व्यक्ति 80% ला रहा है और केमिस्ट्री का एग्जाम हो रहा है 130 नंबर का, तो 130 का 80% कितना होता है 104। 130 का 80% कितना होता है 104। ऐसे ही अगर फिजिक्स में कोई व्यक्ति 120 नंबर का हो रहा है और 90 परसेंटेज ला रहा है तो 90% कितना हुआ 12 नवा 108, 12 नवा कितने 108। इसको थोड़ा सा मिटा के लिख दे रहे हैं, ये 90% ला दिया
तो 12 नवा कितना हुआ, 108 नंबर ला दिया। ऐसे ही अगर भूगोल में कोई 95% ला रहा है 100 में से, तो 100 का 95% कितना, 95 नंबर। ऐसे ही अगर हिस्ट्री में कोई 90% ला रहा है 60 का, तो 60 का 90% 9 चौक कितने होता है, 54। ऐसे ही कंप्यूटर विज्ञान में कोई 40 नंबर का 90% ला रहा है तो कितना नंबर हुआ भाई, 36 नंबर। इन सबको ऐड करिएगा, 6 4 10, 5 15, 8 23, 4 27 की 7, 5 3 8 9 5 14 10, 2 1 3 2 5, यानी कि 4 3 2 5, 547 नंबर हुआ। यानी कोई व्यक्ति अगर सारे में हाईएस्ट परसेंटेज ले रहा है तो टोटल कितने नंबर लाया भाई, 547 नंबर। हम बोले टोटल कितने नंबर में, परसेंटेज निकालने के लिए आपको दिखाना होगा कितने नंबर। हम बोले जोड़ते हैं, देखो 150 नंबर, 130 150 ये हो जाएगा, 150 300 1 400, 500 1 600। यानी एक व्यक्ति टोटल 600 में से 547 नंबर ला रहा है तो उसका परसेंटेज वैल्यू क्या हो गई, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 6 9 54, 1/6%। 91 से ही 1/6%, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न दे, देखिए सीजीएल प्री में ट्रिग्नोमेट्री भी पूछेगा, बहुत आसान पूछता है, या तो फॉर्मूला पूछेगा या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। जिसे ये दिया है इतना बनाइए ना कि ये मौखिक ही बन जाए, इसमें कुछ है नहीं। देखिए जैसे अगर डायरेक्ट वैल्यू को हम एक जगह कर दें, डायरेक्ट वैल्यू कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर साइन 30 का वैल्यू अगर हम आपसे पूछे तो बोले सर साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। कितने होता है, 1/2। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4। साइन 30 का मान होता है 1/2 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4। अब देखिए आगे पढ़े तो दे रखा है साइन 45 और कहीं दे रहा है, हाँ यहाँ पे भी साइन 45 दे रखा है। साइन यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे भी है प्लस का, तो अगर दोनों को ये जोड़िएगा तो हो जाएगा 2 साइन, ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा ना। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/2। तो साइन का जब स्क्वायर करिएगा तो 1 कितना हो जाएगा, 2। कितने हो जाएगा भाई, 1/2। और पहले से 2 लगा है, क्या है कि साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45, 2 साइन स्क्वायर 45 हो गया, तो 1/2, यानी कि अगर इसका मान निकाले तो 2 गुना 1/2 यानी कितने हो जाएगा, 1। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट वैल्यू इसका भी दिया है, साइन 60, साइन 60 का मान कितने होता है भाई, √3/2। इसका अगर स्क्वायर करिएगा तो 3 कितने हो जाएगा, 4। अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए पहले से। हम सॉल्यूशन पे अब आते हैं। देखिए साइन 30 का मान अगर लिखे यहाँ से तो 1/4, साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 का कैलकुलेशन करके हम कितना निकाले थे, 1, प्लस का साइन लगा दिए 1। साइन 60 का मान कितना है भाई, 3/4, 3/4 लिख दिए। देखिए क्या क्या बचा था मेरे पास। अब आते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या बचा था। ये बचा था एक साइन 45, ये क्या बचा था, ये वाला थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, एक साइन 40 बचा था। इन सबको हम मिटा देते हैं ताकि और चीज़ों को समझ में आएगा, है ना, ये सारी चीज़ें और समझ में आएगी। अब मेरे पास क्या बचा, साइन 40 और क्या बचा, ये साइन 55 और साइन 35 भी बच गया और ये बचा। अब देखिए क्या करेंगे, हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। जब दो वैल्यू एक ही जैसा हो, जैसे साइन स्क्वायर, जैसे साइन स्क्वायर 40 और फिर साइन स्क्वायर 50, ये देखिए दोनों एक ही हैं, साइन स्क्वायर, लेकिन दोनों का सम देखिएगा तो 90 हो रहा है। दोनों का सम कितना हो रहा है, 90। इसका मान 1 होगा, इसका मान क्या होगा, 1। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, खुद से बनाते समय यूज करिए, एकदम गलत नहीं होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता है कॉन्सेप्ट। हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को समझिएगा, है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर जो 50 है, क्या हम इसको साइन स्क्वायर 90 माइनस 40 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर 90 माइनस, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कितना है, कॉस स्क्वायर 40, ठीक है। कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 40। अब यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा, साइन स्क्वायर 40 और ये क्या है, माइनस में है ना, तो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर 40, ये कितने होगा, 1। ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो क्या हम इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, माइनस का साइन है तो माइनस। अब आगे बढ़ते हैं,
सेम काम यहाँ पे ये भी करेंगे। देखिए अभी बताए ना, सेम काम पीछे वाला। इतना अगर ये दोनों का सम अगर 90 है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, एक। जिसे पीछे कन्वर्ट किए तो माइनस में क्या हो जाएगा, फिर से एक, है ना। अब इन सारों को ऐड करिएगा, ये पूरा 1/4, 3/4, 1 यानी कि 2 हो जाएगा। और ये भी -1 2, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, 0। इसका आंसर क्या होगा, 0। ये समझाने के लिए इतना लंबा है ना, है नहीं। कुछ क्वेश्चन में जब ट्रिगो आप पढ़ जाइएगा तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको मौखिक ही बनने लगेगा, है ना। ये सिर्फ समझाने के लिए इतना किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसे देखिए, सेम उसी का क्वेश्चन है। बताइए, ये सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। ये दोनों का सम कितने हैं भाई, 90 है ना। इसका आंसर क्या होगा, एक। इसका आंसर क्या क्या होगा, एक। आप बना लीजिएगा, इसको किसी एक में चेंज कर दीजिए, ठीक है। इसको बदल दीजिए या फिर इसको बदल दीजिए, दोनों साइन, कोस को साइन में या फिर साइन को कोस में, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सारा क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है ना। बार बार बता रहे हैं, कैलकुलेटिव 1 2 को देगा, सारा नहीं देगा। और क्वेश्चन को बनाने से पहले उसके भाषा को समझना है ना। जिसे क्वेश्चन दे रखा है, देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपये है। यदि इसे 40% छूट पे बेचा जाता है, फिर भी विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक। यानी क्लियर लाइन में ये कहना चाहता है कि यदि हम उस पर छूट भी दे दिए 40% का, फिर भी हमको 10% का लाभ हो। प्रॉफिट एंड लॉस जब पढ़िएगा तो एक कॉन्सेप्ट होता है, मार्क्स प्राइस पे डिस्काउंट परसेंट, ये परसेंटेज लगाना है, इसका बहुत बड़ा यूज होता है ना। क्रय मूल्य पर प्रॉफिट परसेंट के बराबर होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, याद रख लीजिए। ऐसे ही बन जाएगा, बिना कॉन्सेप्ट भी, बिना फार्मूला के भी बन जाएगा, रेशियो से। पर अभी इसको बना लीजिए, आसान रहता है। जिसे देखिए, ये 550 रुपया पे डिस्काउंट परसेंट का मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति 40% हमको छूट दे रहा है, हमसे लिया कितना, 60%। 40% छोड़ा तो 60% का किया, लिया। यानी 550 का 60%। क्रय मूल्य हमको पता नहीं, वहीं तो हमसे पूछ रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य का कितना परसेंट, 10% प्रॉफिट। 10% अधिक है ना जी, 10% प्रॉफिट। बढ़े तो बढ़ा के लिखिए, डिस्काउंट हो तो घटा के लिखिए, ठीक है। ये कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में। और सॉरी, यहाँ पे भी परसेंटेज लगेगा। देखिए परसेंटेज है ना, तो ये परसेंटेज से परसेंटेज ऐसे भी, या फिर बटा में 100 करके कटा लीजिए, जैसे कटाना है कटा लीजिए। यहाँ से आपका सीपी कितना हो जाएगा भाई, सीपी 60 5 है 300। यानी उस आर्टिकल का क्रय मूल्य कितने था, 300। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है हमको कि यदि दी गई तालिका में 3 अलग अलग विषय, हिस्ट्री, भूगोल और क्या चीज, वनस्पति विज्ञान। हम बोले तो बोले कि एक लड़का उत्तीर्ण करने के लिए इतिहास में कम से कम 105 अंक चाहिए, तो कितने छात्र उत्तीर्ण है। देखिए हिस्ट्री है ये, इतिहास टोटल कितने नंबर का एग्जाम हो रहा है, 175 नंबर का हो रहा है। हम बोले तो 3 लड़का एग्जाम दे रहा है, राम, मोहन और कौन, श्याम। राम का कितने परसेंट है, 54%। से मोहन का कितना, 51%। और श्याम का कितने, 75%। अगर हमें पास होना है तो कम से कम 105 अंक लाना होगा। अगर इसका 105 अंक ला देगा तो पास हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि क्या हिस्ट्री में तीनों का तीनों पास है। हम बोले निकाल के देखते हैं पहले। देखिए जरूरी नहीं है इस तीनों का निकालना, अगर इसका 51% निकालिएगा तो इसका आधा हो जाएगा, लगभग आपका 8। और ये लगभग कितने हो जाएगा, 8 2 8 16, 2 7 14, यही ना होता है। तो ये लगभग 50% के आसपास हुआ। 51% के आसपास, मान लीजिए 1.7.2 और बढ़ा दीजिए, नहीं लगभग ये 90 नंबर के आसपास होगा। लगभग कितने नंबर का होगा, 90। 4% और बढ़ा लीजिए तो लगभग ये 95 96 के आसपास होगा, ये 54%। हमें कम से कम कितना लाना है, 105। तो 105 लाने के लिए 75% निकाल लिएगा। इसका 3/4, 75 का माने होता है 3/5, 25 3 5 नहीं 3/4, तो लगभग 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 100 ज़्यादा ही आ जाएगा। यानी एक लड़का पास है, कौन, श्याम। क्लियर है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो एक और तरीका है। देखिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ से कि हम निकालेंगे पास परसेंट। क्या निकालेंगे, पास परसेंट डायरेक्ट। हम उस ऑप्शन को ही छोड़ दिए, डायरेक्ट क्या निकालेंगे, पास परसेंट। जैसे 105 नंबर जो है वो 175 नंबर का लगभग कितने परसेंट है, बस हम यही निकालेंगे, काम खत्म। ठीक है। 25 7 175, 25 चौका 100, 7 से ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 5 35, 15 चौका 60%।
यानी जो व्यक्ति 60% ला देगा वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यानी पास होने के लिए 60 लाना होगा या 60 से ज़्यादा लाना होगा, जो कि एक ही व्यक्ति है श्याम, जो 60 लाया है या उससे ज़्यादा लाया, कितना लाया, 75%। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम का एक क्वेश्चन आ गया, ये भी बहुत आसान है। ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन लगभग नॉर्मल वो देगा, एक दो को देगा कैलकुलेटिव, है ना, घबराना नहीं है। दो गो है, एक पाइप जो पी है वो भरने वाली पाइप क्यू से 21 गुना तेज है। आइए देखते हैं, एक पाइप पी है और एक पाइप कौन सा है, क्यू। तो पाइप पी जो है क्यू से 21 गुना है, 21 गुना यानी किसके बात कर रहा है, इफिशियंसी के बारे में बात कर रहा है। इफिशियंसी यानी क्षमता, किसी व्यक्ति की क्षमता होती है। जैसे मैं एक दिन में 5 काम कर सकता हूँ, कोई एक दिन में हो सकता है 10 काम कर दे। वैसे ही दो पाइप दे रखा है, एक पाइप जो है एक अगर यूनिट पानी भरेगा तो दूसरा उससे 21 गुना ज़्यादा यानी 21 यूनिट पानी भरेगा। हम बोले और बोलो, यदि क्यू एक टंकी को भरने में 110 मिनट लेता है तो दोनों भरने वाली पाइप को खोलने पर कितने समय। देखिए एक टंकी है, अगर हमसे टाइम पूछता है कभी ना, तो अगर मैं बोलूँ कि 2 पाइप खोल दिया जाए किसी टंकी को भरने के लिए तो कितना समय लगेगा, तो पहला सवाल आपका ये होगा कि टंकी भरेगा कितना, यानी उसमें पानी कितना लीटर भरना है, 10 लीटर, 20 लीटर, 1000, 2000। यानी कि पहले आपको ये पता करना होगा कि टोटल जो क्षमता है, यानी कि टोटल जो काम करना है हमको, कितना काम करना है, कितना पानी भरना है। दूसरा आपको ये पता करना होगा, तो मान लीजिए हम बता दें कि 500 लीटर पानी भरना है, तो अब पूछिएगा कि जो पहला पाइप है दूसरा पाइप है कितने कितने लीटर पानी फेंक रहा है। तो हम पहले निकालते हैं कि टोटल पानी कितना भरना है, वो कैसे, तो क्लियर रखा है कि क्यू जो है एक टंकी को 110 मिनट में, इसका माने हुआ कि क्यू 1 मिनट में 1 लीटर पानी भर रहा है। क्यू 1 मिनट में 1 लीटर पानी, तो 110 लीटर पानी भरने 110 मिनट में वो कितने पानी भरेगा भाई, 110 लीटर। क्लियर है, इसका माने टोटल हमको कितने पानी भरवाना है, 110। कौन से, तो दोनों से। दोनों टंकी की इफिशियंसी कितनी है, क्षमता कितनी है, 21 से कितना 22, 21 से कितना 22 और 22 पाँचे कितने होता है 110। यानी कि अगर दोनों एक साथ चला दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, बस 5 मिनट। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आ गया ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन, आगे बढ़ देखते हैं थोड़ा सा। देखिए इसका सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बता रहा है, या तो फार्मूला पे बना लीजिए या फिर देखिए जब भी हाइट पूछे ना, हाइट जब भी हाइट पूछे आपसे, H1 और H2 का मान और वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, देखिए वॉल्यूम यानी आयतन का रेशियो दे रखा है और रेडियस का रेशियो देगा, रेडियस का रेशियो देगा। आपको क्या करना है, सिंपल सा जो वॉल्यूम है उसका आयतन लिख देना है, ठीक। और रेडियस जो है, रेडियस जैसे फर्स्ट वाला का उल्टा गुना करना है, यानी इसका 5 का स्क्वायर कितने हो जाएगा 25, इसका स्क्वायर कितने हो जाएगा 4, ये कटा लीजिए आंसर आ जाएगा 15 अनुपात कितने 4। ठीक है, ये एग्जाम क्वेश्चन के लिए अभी समझने के लिए देखिए क्या करना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 शंकु है जिसकी रेडियस 2:5 के अनुपात में है, जिसकी रेडियस कितने है भाई 2:5 के अनुपात में है। हम बोले और आयतन दे रखा है 3:5 में, तो उनकी हाइट का रेशियो पूछ रहा है। बोलिएगा, पूछे कि शंकु का आयतन कितना होता है, बोले सर देखिए और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² इंच। ठीक है, एक और शंकु है तो उसका भी तो आयतन सेम होगा 1/3 पाई r² इंच, 2 इसका नाम रख देते हैं, H1 और H2। इसका जो रेशियो दे रखा है कितने दे रखा है 3/5। हम बोले और इसका जो रेडियस का मान दे रखा है, एक का 2 और एक का 5, तो अगर यहाँ पे 2 का मान रखिएगा यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर कितने हो जाएगा 4, और H1 को H1 रखते हैं। यहाँ पे अगर इसका 5 का स्क्वायर करिएगा तो कितने हो जाएगा 25, और H2 का H2 रखते हैं। ये पूरा का पूरा ये दोनों में सेम है तो ये तो कट जाएगा, इसे भी इसको बाहर ले लेते हैं। ये समझाने के लिए सारा आपको कर रहे हैं ना। देखिए जो काम वहाँ किए थे ये इधर नीचे है, ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, ये ऊपर है नीचे आएगा तो इधर भागा में, फिर 5 से कटा लीजिए, यानी उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितने होगा भाई 15:4, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा है ये। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं इसमें। फार्मूला अलजेब्रा का आपको याद होना चाहिए, अलजेब्रा का फार्मूला याद है तो बन जाएगा, फटक से बन जाएगा। नहीं याद है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए सारे चीज़ों को करके जाना है घर पे। देखिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो ये फार्मूला है, ये एक फार्मूला है किसका, ये एक फार्मूला है किसका, x+5 का होल क्यूब का ये फार्मूला है, पूरा का पूरा क्या है फार्मूला है इतना। ये भी एक फार्मूला है किस चीज़ का,
एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर का, सॉरी फार्मूला नहीं है, क्या हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 25 को हम एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कर सकते हैं? सेम वही 5 का स्क्वायर कितने हो जाएगा 25। क्लियर है? अब x माइनस कितने था 5, उसको जस का तस लिख दिए। ठीक है, ये सब समझाने के लिए इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पे देखिएगा कि एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है ए माइनस बी का। तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा? एक्स प्लस 5 का होल क्यूब और बटे में एक्स प्लस 5। तो 3 गो यहाँ पे है, यहाँ पे एगो है, तो एगो कट जाएगा, तो क्या बचेगा मेरा? एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये मेरा आंसर होगा। लेकिन आंसर ऐसे नहीं दिया, उसको तोड़ के दिया है, सिंप्लीफाई करके दिया है। तो बस फार्मूला लगा लीजिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। ए प्लस बी के होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 10x। इसका आंसर देख लीजिए कौन है, सी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये भी वही है, ये सारा क्वेश्चन अब बन जाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, आइए इसको भी देख लेते हैं, है ना। बस इसमें वैल्यू डालिए, आगे बढ़िए। एक तो वैल्यू पुटिंग मेथड भी है अपना, वैल्यू डालिए, आगे बढ़िए। अगर सॉल्व करना चाहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को तो सॉल्व भी कर सकते हैं, बहुत आसान है ये तो। अगर 8 से डिवाइड करिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 11। 11 के और माइनस कितने हो जाएगा? 9। ये आपका हो जाएगा 36। 36 यानी कि 36 में से 35 गया 1, प्लस कितने हो जाएगा? के स्क्वायर बराबर कितने हो जाएगा? 1। अगर हम इसको इसी साइड अगर रखें तो ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर प्लस 1 बराबर 11 के माइनस 9। इसको अगर आगे कैलकुलेशन करिए, सब लीनियर इक्वेशन पे अब आ जाएगा। के स्क्वायर ये इधर आ जाएगा तो 11 के हो जाएगा, और ये प्लस कितने हो जाएगा? 10 बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब इसको आप अगर ब्रेक करिएगा तो के स्क्वायर माइनस 10 के और माइनस 10 के माइनस के कितने हो जाएगा? 11 के, ये प्लस कितने हो जाएगा भाई? 10 बराबर 0। अगर यहाँ से अगर के कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका के माइनस कितना? 10। यहाँ पे अगर -1 कॉमन लीजिएगा, देखिए माइनस कॉमन ले लिए हम पहले से ही, है ना, तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये के माइनस क्या हो जाएगा? 10 बराबर कितना? 0। हमारा 2 गो बना यहाँ पे, एक मिला के -1 और एक मिला के माइनस 10 बराबर 0, यानी के बराबर क्या हो जाएगा? के बराबर या तो होगा 1 या तो होगा कितना? 10। ये चीज़ हम ऑप्शन डाल के ही निकाल लेंगे, है ना, इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ये तो सारी चीज़ें हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक वृत्त है, एक वृत्त का जो सेंटर है, वृत्त का केंद्र कितना है? ओ, और उसकी दो यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ना, ताकि हिले डुले ना। बोल रहा है कि माना एक वृत्त का केंद्र है, ए बी और सी डी 2 त्रिज्या हैं, एक ही त्रिज्या के एक ही तरफ 2 समानांतर जीवा है। ठीक है, ये जो है क्या है? जीवा है। चलिए पहले यहाँ से शुरू करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं ना। एक पहले क्या बनाते हैं? सर्कल। ये क्या है भाई? सर्कल है। जो बोले थोड़ा डिटेल में समझते हैं ना कैसे होता है। एक सर्कल है, वो इसका सेंटर हो गया। सर्कल थोड़ा टेढ़ा बने तो घबराना नहीं है ना, जैसा भी बने बनाते चलना है। नहीं तो देखिए यहाँ पे बढ़िया सर्कल बना दे रहे हैं हम, है ना। इसको मिटा देते हैं और बढ़िया सा सर्कल बनाते हैं हम लोग, है ना। देखिए यह है मेरा सर्कल। अरे यार कितना सर्कल बन जा रहा है जी, उसको मिटाओ। ये हो गया सर्कल। मान लीजिए एक बार फिर से दूसरा सर्कल बनाते हैं हम लोग। ये सर्कल ठीक नहीं है, दूसरा सर्कल बनाते हैं। देखिए यहाँ से ये हमने एक बनाया सर्कल। मान लेते हैं इसका 2 रेडियस है, सॉरी 2 गो जीवा है, ए और बी। ए और कौन? ए बी और सी डी। तो यहाँ से एक जीवा यहाँ से ले लेते हैं और दूसरा जीवा यहाँ से ले लेते हैं। ठीक, अब आते हैं सवाल पे। दोनों जो सेट होता है राइट एंगल ट्रायंगल का 5, 12, 13, ठीक है, यानी लंब, आधार और क्या होता है? कर्ण। यही 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है। ये 5 है और इन दोनों के बीच की दूरी अगर 7 है, दे रखा है उनके पी और क्यू के बीच की दूरी कितने हैं? 7। तो एकदम क्लियर है कि जिसका रेडियस होगा वो कितना होगा? 13। इसका मतलब कह सकते हैं ओ और पी के बीच की दूरी कितने हैं? 5। तो रेडियस जब 13 होगा तो व्यास जो क्या होगा? डायमीटर क्या हो जाएगा? 26, इसके दुगुना। ठीक है, इतना इस सब क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, इस सब क्वेश्चन को ऐसे ही ट्रिपलेट लगाइए, आगे बढ़िए, है ना। ये क्वेश्चन दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए
इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये भी बहुत ही आसान है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए कोसेक थीटा बराबर 5/3 दे रखा है। देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है, ये सारा चीज़ आप लोग को याद रखना होगा। सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, अभी हम पीछे बता के आए हैं कि tan स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ये कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा 1, यानी हम कह सकते हैं इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो अगर एक में किसी भी चीज़ से गुणा करिएगा तो क्या होगा 1। अब आगे इसको समझते हैं। ये तो हो गया कितना 1। ठीक, अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो थीटा होता है ना, ये कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा का मान यानी इसका मतलब कि 1 गुना इसमें करेंगे वही होगा, यानी हमसे कोसेक स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। जो कोसेक थीटा का मान 5/3 दिया, इसका स्क्वायर का मान दिया यानी 25/9 है ना। कुछ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेटिव दिया है, बस आगे बढ़ते रहना है ना। जैसे देखिए फिर से एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया। ज्योमेट्री का बड़ा वेटेज रहता है ना, इसलिए अच्छे से पढ़ना है ज्योमेट्री को। ठीक है ना, अगला बढ़ते हैं। देखिए बोल रखा है कि 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी कितने है भाई 37 सेंटीमीटर। यदि इन वृत्तों की सीधा, देखिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है, सीधा वेनिस्ट एक तिरछा वाला होता है जो ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट होता है। ठीक है, अभी हम इसी को समझते हैं, बाकी सब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझेंगे है ना। देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखा दे रहे हैं ना। दो को अगर एक 22 है तो एक छोटा होगा है ना, एक क्या होगा छोटा होगा। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मतलब दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं जो दोनों को छू करके निकल जाए है ना। तो अगर इन दोनों का अगर कभी लेंथ पूछे, मान लीजिए इसकी लेंथ है ए और बी है ना, इसकी लेंथ है कितनी ए और बी, तो सिंपल इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो समझिए। ये मान लीजिए पी और क्यू मान लेते हैं, ये R1 और ये R2 मान लेते हैं कि ये सर्कल की रेडियस R1 है, इस सर्कल की रेडियस कितनी है R2, और ये पी और क्यू क्या है इनके बीच की दूरी है, दोनों सर्कल के बीच की दूरी है। तो हमसे अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का भी पूछे ए बी का मान, यानी स्पर्श रेखा ए बी का मान, तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है आप पी क्यू का स्क्वायर करिए। पी क्यू कौन भाई उनके बीच की दूरी, ठीक है, दोनों सेंटर के बीच की दूरी, माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मिटिक गया का यहाँ पे R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब इसी पे इसको डाल देंगे, पी क्यू का कितना है भाई 37 का स्क्वायर कर देंगे। R1 माइनस R2 22 में से 10 गया कितने भाई 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, इसका रूट निकाल देंगे, काम खत्म। और 37 का स्क्वायर नहीं याद है तो सिंपल इसका फार्मूला लगा लीजिए। क्या चाहिए, इसे तो याद है 1369 होता है शायद, 1369 12 का कितना होता है 144, ये घटाइएगा तो 5 2 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 12 25 किसका वर्ग होता है भाई, ये 35 का स्क्वायर होता है। यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी कितनी सेंटीमीटर होगी 35। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये टाइम एंड डिस्टेंस का कह लीजिए, रेस का कह लीजिए, उसी का क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है। आइए देखते हैं। देखिए 840 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही दिशा में जा रहे हैं। ए और बी एक ही दिशा में जब जाएगा, जब टाइम एंड डिस्टेंस पढ़िएगा तो अगर कोई भी ट्रेन हो, 2 कार हो, 3 कार हो है ना, अगर एक ही दिशा में जा रही है तो स्पीड क्या होता है घटता है, स्पीड क्या होता है दोनों का घट जाएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड क्या होगा जुड़ जाएगा। बस वही काम करना है इसमें। हमसे बोल रहा है कि 840 मीटर का एक दौड़ है, ठीक है, 2 व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहा है। अगर एक का स्पीड है 6 मीटर प्रति सेकंड और दूसरे का है 12 मीटर प्रति सेकंड, तो कितने समय बाद अगली बार वो एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर कितने समय टाइम एंड डिस्टेंस पढ़िएगा तो टाइम बराबर होता है D/S। इसका मतलब कि पहले अगर टाइम निकालना है तो हमें दूरी पता करना होगा, जो दे रखा है कि 840 मीटर का दौड़ है। स्पीड क्या होगा भाई, ध्यान से सुनिएगा, एक का स्पीड है 12 और एक का स्पीड कितना है 100, और सापेक्ष अगर स्पीड पूछा जाए 6,
अगर सापेक्ष स्पीड पूछा जाए तो दोनों का घट जाएगा, क्योंकि एक दूसरे की तरफ, सॉरी, एक ही दिशा में अगर चलता है लोग तो स्पीड क्या होता है, घट जाता है। यानी स्पीड कितने हो जाएगा, 6, और ये कटा लेंगे, 6 एकम 6, और ये 14 छक 84, यानी कितने सेकंड बाद मिलेगा भाई, 140 सेकंड बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आर पी को 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के से 100 रुपये का भुगतान करता है ना। आर जो है 100 रुपये, सॉरी, आर जो है पी को 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के से 100 रुपये का भुगतान करता है। भुगतान के लिए उपयोग गए कुल सिक्कों की संख्या कितने भाई, 40। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। देखिए हमारे पास कितने कितने रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के, 2 रुपए के और 1 रुपए के, है ना। हम बोले कि एक व्यक्ति को देना है, क रुपया देना है, 100 रुपया, पर ऐसे ही नहीं कुछ भी उठा के दे देना है। टोटल जो सिक्कों की संख्या होनी चाहिए 40 होना चाहिए। यानी क्या 5 रुपये को दीजिएगा, 2 का, 1 का, जितना भी देना है दीजिए, पर तीनों सिक्का को ऐड करिएगा तो 40 से सिक्का होना चाहिए। हम आते हैं पहले इसको बनाते हैं। मान लीजिए कि हम 5 रुपये के सिक्के की एक एक्स दे दिए ओकरा के, ये एक्स का मान रख लिए। मान लीजिए इसको वाई को दे दिए, इसको कितना जेड को दे दिए। तो अगर एक्स वाई जेड अगर तीनों का वैल्यू अगर पूछा जाए तो टोटल हमें कितने सिक्के देना है, मान लीजिए 40 सिक्का देना है। एकरा के एक्स दे दिए, एकरा के वाई, एकरा के जेड, तो टोटल सिक्का कितना दिए, 40। अगर हम रुपया में बात करें तो मान लो इसके पास एक्स सिक्का है और एक 5-5 रुपये का है, तो टोटल इसके पास को रुपया हो जाएगा, 5x रुपया हो जाएगा। इसको को रुपया दिए, 2y, ये सब रुपया में यूनिट रहेगा, और इसको जेड रुपया दिए, और टोटल रुपया कितने दिए हैं, 100 रुपया, है ना। अब अगर आप पढ़िएगा क्वेश्चन जब ये, तो देखिएगा कि इसमें 3 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है भाई, 3, और इक्वेशन कितने बन रहे हैं, 2। ये सॉल्व नहीं होता है इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। तो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको बाई ऑप्शन ही बनाया जाए तो अच्छा रहता है, जिससे अब ऑप्शन से बनाते हैं। जिससे देखिए ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है 16 रुपया, और दूसरा दे रखा है 17, तीसरा 18, और डी कितना दिया है, 13। हम मान लेते हैं अपने से 16 रुपये सिक्का दे दिए। इसको कितने सिक्के दिए, 16। 5 रुपये के सिक्के कितने दे दिए, 16। टोटल हमारे पास सिक्का कितना होना चाहिए, 40। 16 इसको दे दिए तो को रुपया बचा, सॉरी को रुपया दे दिया, 80 रुपया। अभी को रुपया और देना है, 20 रुपया। तो अगर 16 सिक्का दे दिए तो अभी हमारे पास सिक्का कितना देना होगा, 24, और 24 सिक्का देना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमको पैसा देना है रुपया में 20 रुपया, लेकिन सिक्का कितना दे, 24 को। अभी अगर सारे 24 के 24 सिक्का 1 रुपया का भी देंगे तो सिक्का कब हो जाएगा, 24, लेकिन पैसा कितना देना है, 20 रुपया। अगर 1 का भी देंगे तो 24 रुपया देना पड़ेगा। इसका मतलब 16 जो है वो नहीं होगा। तो जब 16 भी नहीं होगा तो 16 से ज़्यादा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, 13। अब 13 से इसको रख के देख लीजिएगा, आराम से बन जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 13, है ना। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये भी दे रखा है एक परसेंटेज का सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है ना। आइए इसको बनाते हैं। देखिए बोल रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में y% जो वोटर्स थे उन्होंने मत नहीं दिया, ठीक। और जो वोटर्स ने मत दिया उसका 10% इनवैलिड हो गया, वो गिना नहीं जाएगा। जबकि सभी वैध मतों को दोनों उम्मीदवारों के पक्ष में डाला गया, ठीक। जिस उम्मीदवार को डाले गए वैध मतों की संख्या इतना मिला, वह इतना मतों से विजयी हो गया। तो बोल रहा है कि यदि योग्य व्यक्तियों की संख्या 16,000 थी तो वाई का मान ज्ञात करें। देखिए दिया क्या है वो समझा रहे हैं। देखिए यहाँ से आते हैं सॉल्यूशन पे। ये कह रहा है कि 16,000 व्यक्ति थे वोटर्स, ठीक है। उसमें से y% लोग वोट देने गए ही नहीं। हम बोले y% नहीं गए, तो बाकी जो 100 में से अगर y% का बात करें, प्रतिशत में हम निकाल रहे हैं, परसेंटेज अगर यहाँ पे हटाइएगा तो नीचे बट्टा में क्या आएगा, 100। मान लीजिए टोटल 100% होता है, उसमें से y% नहीं गया तो बाकी जो बचा वो तो जाएगा ना। तो वहीं लिखे हैं 100 में से y% नहीं गया, तो इतना गया। जो लोग गया उसमें से 10% क्या हो गया, अवैध। 10% अवैध हो गया तो वैध कितना है, 90%। 90% को हम डायरेक्ट कितना लिखे हैं, 9/10, उसको कटा के लिखे हैं, ठीक है। ये 90% को कटा के लिखे हैं 9/10। अब ध्यान से सुनिए, ये जो 2448 मत है ना, ये दोनों का डिफरेंस है, मतलब इतना मतों से जीता। यानी कि अगर मान लीजिए हमको 50 वोट मिला और किसी को 45, तो हम 50 वोट से थोड़ी ना जीते हैं,
हम जीते हैं कितने 5 वोट से, उस बीच का अंतर को निकालते हैं। सेम काम हम यहीं पे करेंगे। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, एक दो क्वेश्चन देगा ऐसा कि आप कैलकुलेशन करिए। जैसे देखिए, अगर जीतने वाले उम्मीदवार को 49.375% मिला, जीतने वाले उम्मीदवार को, तो जो हारा है उसको पहले निकालते हैं हम कितना, ये विनर्स है, ठीक है। तो लूजर को कितना मिला होगा भाई, तो बोले सर देखिए इस 100 में से घटा लीजिए, जो बाकी बचा वो लूजर का होगा। अगर इसको 100 में से घटाइएगा तो ये बचेगा 625, ठीक है। यानी इतना जीतने वाला, इतना हारने वाला, इनके बीच का अंतर कितना है, अंतर हम निकालते हैं। कितने वोटों के परसेंटेज में, कितने वोटों के परसेंटेज से ये जीता है, ठीक। तो ये 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गए 5, ये हो जाएगा 13 में से 6 हो गया 7, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8। यानी कह सकते हैं कि सर 18.75% के वोट से जो है वो जीता है। और ये परसेंटेज को अगर भिन्न में बदलें तो ये 75 बटे हो जाएगा 100, यानी 25 3 75, 25 का 100, 18 18, ये आपका हो जाएगा 72 3 75 बटे 4 परसेंटेज, ठीक है। अब परसेंटेज हटाइएगा तो बटा में क्या आ जाएगा 100, 25 3 75, 25 का 100, यानी हम कह सकते हैं कि ये 3/16। ये जितना कैलकुलेशन कर रहा है ना, एक दो को क्वेश्चन आपको देगा कि आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना, पर करना नहीं है ना। आप छोटा छोटा पॉइंट को लगाइए, आगे बढ़िए, है ना। सारा क्वेश्चन को इसमें फंस नहीं जाना है, एक दो को देगा ताकि आप फंसिए। हम तो डिटेल्स सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसलिए हमको बना के दिखाना पड़ रहा है ना। मैं कहना ये चाहता हूँ कि विनर को इतना परसेंट मिला, लूजर को इतना परसेंट मिला, तो इन दोनों के बीच का अंतर परसेंटेज में कितना है, तो 75 बटे 4%। अगर हम इसको भिन्न में बदले तो 3/16, यानी कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो 3/16 मतों से जीता है। और जीतने के लिए कितना मतों से जीता है भाई, 2484। इसका आप कैलकुलेशन जो भी गुना भागाए कर लीजिए, ये तो शायद पूरा का पूरा कट जाएगा। ये 16,000 का 16,000 कट गया। अब ये 9 से पहले कटाइए, 9 दूनी का 18, ये 9 से पहले कटा लीजिए, 9 दूनी का 18, 18 6 24, 9 7 63, 63 64, 5 9 6 54, 3 से इसको कटा लीजिए, 3 से इसको कटा लीजिए, कहीं गलत कर दिए का हम। 9 दूनी का 18, 6 9 7 63, और कुछ तो नहीं ना छूटा इसमें, 3 से कटा लीजिए, 3 ना, ठीक है, 3 27, 3 दूनी का 6, यानी 92 आया। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं, तो ऊपर बचा है 100 और माइनस वाई बराबर कितने भाई, 92। तो वाई बराबर कह सकते हैं कितने, 8। यही हमसे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, ध्यान से पढ़िएगा कि वाई का मान कितना है, यानी कितने परसेंट लोगों ने मतदान नहीं किया था। तो कितने परसेंट भाई, 8%। 8% लोगों ने मतदान नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है अगला सवाल में, देखिए ये भी सब फंसाऊ क्वेश्चन है ना, इसमें अगर बनाने लग जाइएगा तब तो बनेगा ही नहीं, है ना। इसलिए कोशिश करना है जितना फास्ट कैलकुलेशन पे काम करना है ना, 2-4 क्वेश्चन बनाने के लिए। जैसे देख रखा है कि देखिए मोहन जो 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतना रुपए की धनराशि, 4,22,092 रुपये की धनराशि उधार लेता है, किसी से उधार लिया। पहले वर्ष के अंत में उसने इतना पैसा दिया, तो दूसरे वर्ष के अंत में कितना देगा कि चुका देगा। देखिए जब एसआई पढ़िएगा, एसआई से यही 2 चैप्टर होता है, एसआई पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा कि एसआई में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है। जो आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल, उसी पर सिर्फ ब्याज लगता है। ब्याज पर ब्याज कभी नहीं लगता है एसआई में, साधारण ब्याज में, सिंपल इंटरेस्ट में। हम भी वही काम करेंगे। इसका बहुत तरीका है ना। एक तरीका अगर आप डिटेल में अगर बनाइएगा तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, डिटेल में ही बनाना पड़ेगा, है ना तो इन्हें डिजिट लगा सकते हैं। हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन, तो थोड़ा सा बनाने के लिए देखेंगे। जिसे देखिए 4,22,092 रुपया वो क्या किया है, उधार लिया। पहला साल में उसका ब्याज कितना हो जाएगा, तो बोले सर कि पहला साल में उसका ब्याज हो जाएगा 20%। यानी सिर्फ अगर उसका हम ब्याज निकाले यहाँ से कटा करके, तो 5 से कट जाएगा 8 पंचे 40, 5 का 20, 5 का 20, और ये 5 एकम 5, 5 8 40, 5 का 20, 84,418 रुपया 4 पैसा।
ये क्या निकाले हम, ये सही निकाले कितने साल का, 1 साल का, कि अगर वो व्यक्ति अभी भी इतना पैसा उधार लिया है और अगले साल में अगर जा करके चुकाना भी चाहेगा तो इतना रुपया ब्याज के साथ पैसा देगा और चुका के आ जाएगा। ठीक। अब अगला लाइन में बोल रहा है, अगला साल जा रहा है, वो क्या कर रहा है कि उसको इतना पैसा ना दे करके 21,679 रुपया दे करके आ गया। हम क्या करेंगे, इस पैसा में से इसको घटाएंगे, क्योंकि जो एसआई में ब्याज लगता है वो प्रिंसिपल पे ही सिर्फ लगता है, मूलधन पे ही, ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है। तो अगर इसमें से हम घटाएंगे, 12 में से 9 गया कितने भाई, 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना 0, और ये हो जाएगा कितना 0, और ये हो जाएगा इतना, यानी 4,413 रुपये अभी भी बचा है उसके पास। 4,22,000 इतना में से इतना दे दिया तो अभी भी कितना बचा है, इतना बचा है। यानी अब अगर 1 साल बाद फिर यानी दूसरे साल जाएगा तो फिर इस पे भी 1/5 यानी कि 20% का ब्याज लगेगा, फिर 20% ब्याज देना होगा ना जी। तो अगर इसका 20% निकालिएगा तो 5×8 = 40, 5×8 = 40 कट गया, ये 0 का 0 और फिर एक 0 निकलेगा, 5×8 = 40 और 5 दूनी 10, 5×6 = 30, यानी इतना लगभग रुपया उसको फिर देना होगा, 80,082 रुपया 6 पैसा। अब ध्यान से समझिए हम क्या क्या किए हैं। ये पहला साल का ब्याज हो गया, ये पहला साल का, ये दूसरे साल का ब्याज है किस पे, इस पे। ठीक है, अब इसको काम सारा ख़त्म करना है। ठीक, अब हम लोग को आंसर निकालना है कि दूसरे साल बाद वो कितना पैसा दे के निकालेगा। देखिए दूसरे साल बाद इतना तो पैसा देगा ही देगा, वो 4,413 रुपया इतना तो देगा, क्योंकि वो उधार लिया था। ब्याज के रूप में को रुपया देगा, अगर इन दोनों को हम ऐड करें, इन दोनों को, तो 6 4 10 की 0, 8 2 10 1 11, 8 1 9 1 10, और ये 4 कितने हो जाएगा 5, और ये 4 8 दूनी का 16, यानी 2 साल में उसको ब्याज के रूप में देना होगा 1,64,501 रुपया। ये सिर्फ ब्याज के रूप में देना होगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1,64,501 रुपया, ये सिर्फ उसको ब्याज के रूप में देना होगा। और ये तो जो उधार लिया था इतना देना के बाद इतना देना होगा, यानी कि टोटल उसको 3 1 4 और ये 1 5 4 9 4 6 5,64,914 रुपये, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा है, डी। 1 2 क्वेश्चन देगा, कैलकुलेशन है ना, घबराना नहीं है, सारी चीज़ों को समझते चलना है। ये तो सिंप्लीफिकेशन है, आप खुद से भी बना सकते हैं, अलजेब्रा का क्वेश्चन है छोटा सा। अब इसको हम कर सकते हैं क्या, देखिए x² - 3 का स्क्वायर, x² - 3 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, तो x प्लस कितना हो जाएगा 3, और ये a² - b² का फार्मूला पे आ गया। क्या फार्मूला होता है, a - b और a + b बटे कितने हो जाएगा भाई, x + 3, ये कट जाएगा, क्या बचा x - 3, जो कि ऑप्शन कौन सा है, बी। ये हमारा आंसर होगा। अगला देखते हैं, ये 1 2 क्वेश्चन ऐसा देगा, उसके बाद बहुत ही आसान है ना, तो घबराना नहीं है। देखिए बोल रहा है कि राजेश ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छपाने का ऑर्डर लिया, जिसमें से 17/27 ऑर्डर 34 दिन में पूरा हुआ। तो बोल रहा है कि पूरे प्रिंटिंग ऑर्डर 17/27, यानी कोई भी भाग है, अगर मान के चलते हैं कि पूरा भाग कितना है 27, ऐसे भी बना देना, तो सिंपल लिखिए 17/27 भाग करने में को दिन लगा 34। टोटल भाग अगर नहीं दिया है तो क्या मान सकते हैं 1, या फिर आप 27 का भी मान निकाल सकते हैं। तो पूरा भाग करने में सिंपल उसको 27 दूनी का कितना दिन लगेगा भाई, 54 दिन। 17/27 भाग 34 दिन में, तो पूरा भाग करने में को दिन, 54 दिन। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है किराने वाला दुकानदार चावल के लागत मूल्य पर बेचने का वादा किया, लेकिन वो क्या कर रहा है, बेईमान है ना। बेचने का तो दावा कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं चावल के लागत मूल्य पर, क्रय मूल्य पर, लेकिन वो बेच नहीं रहा, चनाक है ना। चावल को क्रय मूल्य पर ही बेच देगा तो उसे प्रॉफिट क्या होगा। अगला लाइन में दे रखा है, लेकिन वो 1 kg के जगह पे 870 ग्राम ही दे रहा है। हम बोले तो बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है। जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िएगा तो लाभ परसेंट निकालने के लिए एक फार्मूला होता है P बटे, यानी कभी भी लाभ या हानि जो भी होता है ना, वो क्रय मूल्य पर ही होता है। ठीक है, P/CP गुना कितने परसेंट लाने के लिए 100, तो लाभ परसेंट निकालने के लिए हम बोले प्रॉफिट कितने का हो रहा है। तो बोले सर देखिए 1 kg में 1000 ग्राम होता है, 1 kg में कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम। उधर है कितने 870 ग्राम, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 130 ग्राम का। क्रय मूल्य से क्रय मूल्य कितना है, यानी कि लाभ किससे हो रहा है, उसको लाभ किससे हो रहा है, लाभ
एक बार फिर से सॉरी, यहाँ पे 1000 नहीं होगा। लाभ उसको किससे हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है 130, लाभ किससे हो रहा है 870 ग्राम से, क्योंकि अगर इस 100 ग्राम के 1000 ग्राम के जगह पे 1000 ग्राम में दे देगा तो उसको लाभ थोड़ी ना होगा। और परसेंटेज लाने के लिए 100। क्लियर है। अब यहाँ से शून्य घटाइए, ये हो जाएगा आपका 1300 बटे कितने भाई 87। 87 एक बार में लगभग इसको कटा लीजिए, है ना। 87 एक बार में लेकर के जाइएगा तो ये हो जाएगा 1, 87, 88, 89, 90, यानी कि 40 है, 3 43 होगा लगभग, और 8 5 40, यानी कि लगभग 10430। 87 से 5 बार में जाइएगा तो 435, यानी कि 15 से कम होगा, थोड़ा सा कम होना चाहिए 15 से, यानी कौन ऑप्शन दिया, हाँ 14.94, 15 से थोड़ा सा कम होना चाहिए, कितना होगा 14.94, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना। आइए इसको भी देखते हैं। बोल रहा है कि निम्न 5 गो छात्र, ये सारा इतना पढ़ना नहीं है, समझाने के लिए हम तो आपको ये सब सारा चीज़ कर रहे हैं, इतना एक्सप्लेनेशन करने के लिए, है ना। किस छात्र ने सभी विषयों में मिलाकर 79% अंक प्राप्त किया है। अब देखिए यहाँ पे 4-5 गो है, तरुण, रोहित, मोहित, शोभित, सुमित, सबका निकालिएगा थोड़ी नहीं, है ना। इतना निकालिएगा टाइम सब खा जाएगा। हमसे बोल रहा है कि इन छात्रों में से हमें उस छात्र का नाम बताइए इन 4 ऑप्शन में से जिसने 79% नंबर लाया। हम बोले कितना, 79 कितने में भाई 100 में। सिंपल सा क्या करिए, विषय गिनिए, कहोगे 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये हुआ कि 100 नंबर का हुआ और टोटल 5 को विषय है तो कितने नंबर का हुआ 500 नंबर का। और 500 का 79% निकालेंगे तो कौन नंबर होता है 395 मार्क्स। कितने नंबर होता है भाई 395 नंबर। हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन में से सबको एक बार जांच कर लेंगे किसका नंबर 395 है, आंसर काम खत्म। जिसे पहला वाला ही देख लेते हैं, मान लीजिए 5 10 15 की 5 हाथ में लगा ले, 8 और 16 7, 8 7 15, 15 9 24 8, ये हो गया 395 39, यानी पहले पे ही आ गया। तो इसका आंसर तरुण ही होगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा, तरुण, यानी यही है जो 79% अंक लाया। देखिए क्या है ना, हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, घबराना नहीं है। आप 2 गुना 2.5 गुना स्पीड पे देख लीजिए, चीज़ों को समझिए, बार बार फटाक फटाक आंसर मारना वो आपकी काम है, प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में वो काम है। अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपको एक्सप्लेनेशन करना सीखना है, चीज़ों को, है ना, समझना है। तो देखिए, चीज़ों को सीखिए और मिलते हैं फिर अगले क्लास में, अगले वीडियो में नई चीज़ें लेकर के। धन्यवाद।